नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज के इस ऑनलाइन क्लास में। और इस क्लास का आयोजन किया जा रहा है समर्पण एजुकेशन एवं गुरुकुल विवेकानंद गुरुकुल के संयुक्त तत्वाधान में। और दोस्तों, आज हम हमारे इस चैनल पर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इंडिया जीके का जो पार्ट हिस्ट्री है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसके तहत जो हम पूरा इतिहास जो है लगभग 20 क्लास जो हमारे 20 पार्ट रहेंगे। और इन 20 पार्ट में हम जो है पूरा इतिहास जो एचएसएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, यानी कि हमने जो ये नोट्स तैयार किए हैं इसमें से लगभग जो एग्ज़ाम्स के अंदर जो पिछले एग्ज़ाम में देखें तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। इसलिए हम इनको जो है व्याख्या जो आपको विश्लेषण जो है इसका यहाँ पर हम आपको करवाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए क्लास के साथ। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आती है, कैसा लगा, क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है अथवा इसमें आपको क्या अच्छा लगा, वो चीज़ आप सजेस्ट ज़रूर करें। हमारी इस वीडियो को इम्प्रूव करने में वो बहुत ज़्यादा सहायक होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आपको ये क्लास पसंद आती तो। और अगर हमारे यहाँ कोई कमियाँ रहती तो आप ज़रूर वो जो हमें क्लास किस प्रकार की करना है वो आप सजेशन ज़रूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज शुरू करते हैं इतिहास। और इसमें क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास। यानी भारतीय इतिहास को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने हिसाब से, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से विभाजित किया है। जैसे यहाँ हम जो अगर देखें, सामान्यतः अगर देखें तो एक प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और पूर्ण ऐतिहासिक काल, तो इन 3 खंडों में विभाजित किया है। यानी 3 भागों में विभाजित किया है। प्राग ऐतिहासिक काल, यानी प्राग का अर्थ क्या होता है, पूर्व, यानी ऐसा जो इतिहास के लेखन से पूर्व का इतिहास है। आद्य का अर्थ है आदि, आदि यानी कि प्रारंभ में जब इतिहास लिखा गया या फिर जो भी साक्ष्य आदि मिलते हैं उसके हिसाब से आद्य यानी शुरुआत वाला। और पूर्ण ऐतिहासिक यानी जिसमें पूर्ण रूप से इतिहास जो है उसके प्रचुर मात्रा में जो है उसके तथ्य जो है वो मिलते हैं या साक्ष्य जिसके मिलते हैं उसको हम कहते हैं पूर्ण ऐतिहासिक काल। तो अगर प्रश्न ये आता है कि सामान्यतः जो भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया, तो 3 है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और पूर्ण ऐतिहासिक काल। लेकिन यहाँ एक चीज़ बताने वाली ये रहेगी कि जो अंग्रेज़ आए थे, यानी कि जो पाश्चात्य विद्वान हैं, उन्होंने भारतीय इतिहास को केवल 3 भागों में बांटा है। लेकिन वो 3 भाग ये नहीं है, वो कौन से हैं, उन्होंने एक तो का जो किया है वो किया है प्राचीन भारतीय इतिहास, ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास। और दूसरा इन्होंने कहा है मध्यकालीन और तीसरा कहा है आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है। तो 3 कौन कौन से, प्राचीन में कौन से लिखे हैं, प्राचीन में ये जो गुप्त और कुषाण वंश वाले जो गुप्तोत्तर काल के ये जो प्राचीन थे, यानी कि भारत में विदेशी आक्रमणों से पहले, भारत में मुस्लिम साम्राज्य से पहले जितने थे उनको उन्होंने क्या किस में बांटा है, प्राचीन भारत में किया है। उसके बाद में जो मुस्लिम जो काल रहा था 1192 के बाद का और जो है अंग्रेज़ों के आगमन तक का, उसको क्या है, मध्यकालीन भारत का इतिहास माना है। और अंग्रेज़ों के आने के बाद का जो है उसको आधुनिक इतिहास उन्होंने माना है। इस प्रकार से उन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। यानी अगर पाश्चात्य की बात करें तो पाश्चात्य विद्वानों ने क्या कहा है, 3, कौन सा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और एक बच गया हमारा आधुनिक भारत जिसमें अंग्रेज़ों ने शासन किया था वो। और अगर सामान्यतः देखें तो सामान्यतः प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और पूर्ण ऐतिहासिक काल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सामान्य पाषाण संस्कृतियों को रखा है। यानी प्राग यानी पूर्व, इसमें क्या है, जहां केवल पत्थर के पाषाण के पत्थर के जो औजार वगैरह या जो साक्ष्य मिले पत्थर के मिले हैं उसको किस में रखा है, प्राग ऐतिहासिक काल में, ठीक है। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा, जब संस्कृति में जो है जो पहचान के तौर पर हमें साक्ष्य मिले हैं वो कौन से हैं, वो आपके पत्थर से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसको हम कहते हैं और ऋग्वैदिक सभ्यता है उसको किस में रखा है, इन्होंने रखा है आद्य ऐतिहासिक काल में। यानी कि जहाँ बहुत सारे साक्ष्य जो इसके मानव सभ्यता के प्राप्त होते हैं उसको रखा है आद्य ऐतिहासिक काल में। और पूर्ण ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना है, इन्होंने माना है मौर्य काल से। यानी जब मौर्य काल जो शुरू होता है, मौर्य साम्राज्य जो शुरू होता है तब से लेकर के बाद का जो इतिहास है उसको क्या माना है, पूर्ण ऐतिहासिक काल। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मौर्य साम्राज्य के बाद के जो साक्ष्य हैं वो हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो है सामान्य इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में, पाश्चात्य विद्वानों ने भी 3 भागों में बांटा है। लेकिन एग्जाम में आपको पता होना चाहिए किसने कौन से उसमें भाग में बांटा है। चलिए इसके बाद देखिए
यहाँ क्या प्राचीन भारत के इतिहास की दृष्टि से निम्न भागों में बांटा जाता है, जैसे पुरातत्व और ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता वाला हो गया, फिर वैदिक सभ्यता, फिर संगम काल। ये संगम काल कौन सा है? जब दक्षिण भारत में साहित्य जो है वो काफ़ी अपने चरमोत्कर्ष पर था, उस समय के, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उस समय के काल को क्या कहा जाता है? संगम काल कहा जाता है। यानी इसमें जो है दक्षिण भारत से प्राप्त साक्ष्यों का वर्णन किया जाता है। और फिर प्राचीन धर्म एवं दर्शन, षड दर्शन, जो 6 दर्शन है उनका वर्णन है, उसके आधार पर ही बांटा है। फिर मौर्य साम्राज्य आता है। मौर्य साम्राज्य के बाद में मौर्योत्तर काल, यानी मौर्योत्तर काल में कौन से आते हैं? शुंग वंश है, भारत पर विदेशी आक्रमण होते हैं, पहलव और कुषाण वंश आदि आते हैं। ये क्या है? ये मौर्योत्तर काल में आते हैं। कई बार क्या पूछ लेते हैं, कई बार सीधा सा प्रश्न पूछ लेते हैं कि मौर्योत्तर काल कौन सा है, यानी कौन सा वंश था इनमें से? तो शुंग वंश है, और विदेशी आक्रमण जितने भी हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं आपके मौर्योत्तर काल में। ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें तो आता है गुप्त काल। तो गुप्त काल भी प्राचीन भारत में आता है, प्राचीन भारत के इतिहास में। उसके बाद में गुप्तोत्तर काल, अब वही आता है। गुप्तोत्तर काल में कौन सा? राजपूत काल आता है। गुप्तोत्तर काल में राजपूत काल आएगा, और उसके बाद में जो है भारत पर तुर्कों के जो आक्रमण हुए थे वो जो आते हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं? गुप्तोत्तर काल में, या राजपूत काल के अंतर उसके बाद में आते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो इसके बाद में पुरातत्व और प्राग ऐतिहासिक काल को क्या माना है, इसके बारे में देख लेते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री एज को मानव सभ्यता की दृष्टि से सबसे आरंभिक काल माना जाता है। सबसे आरंभिक काल किसको माना जाता है? तो प्राग ऐतिहासिक को, यानी इतिहास लिखने से भी पूर्व का। मानव जाति के इस आरंभिक काल में इतिहास का अध्ययन करते हुए उपलब्ध सामग्री को 3 भागों में बांटा है। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो सामग्री मिली है उसके आधार पर उस काल को, यानी अकेले प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। कौन सा? पूरा पाषाण काल, जो सबसे शुरू वाला काल है, उसके बाद में मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। तीनों में क्या है? पाषाण काल इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर जो भी साक्ष्य मिले हैं वो केवल पत्थर के ही मिले हैं। क्या था पूरा पाषाण काल में? क्या था? पत्थर के जो हथियार थे, जो आदि मानव आदि थे, वो जो शिकार आदि करते थे, वो बहुत बेडोल हथियार थे उनके, पत्थर के। फिर जो उसमें थोड़ा सा सुधार आया मध्य पाषाण काल में, और नव पाषाण काल में वो हथियार अत्यंत सूक्ष्म या छोटे हो गए थे। इस प्रकार से मानव नव पाषाण काल के अंतिम चरणों में धातुओं का प्रयोग भी होता है। यानी कि नव पाषाण काल जो है इसके अंत में जो है धातु का प्रयोग होता है, और वो धातु कौन सी है? वो तांबा है। यानी कि ये प्रश्न आता है कि नव पाषाण काल में किस धातु का प्रयोग मिलता है, या सबसे पहले किस धातु का प्रयोग मिलता है? तो वो धातु है तांबा। ठीक है। और जिस समय पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का उपयोग किया गया वो भी कौन सा था? नव पाषाण काल था। इसमें तांबे के औजार भी प्रयोग किए जा रहे हैं, और पत्थर के भी छोटे औजार जो हम प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद में ताम्रप्रस्तर, इसको क्या है? ताम्रप्रस्तर यानी कैल्कोलिथिक काल कहा जाता है। कई बार क्या है तो एग्जामिनर जो है वो उलझाने के लिए ये शब्द दे देता है। कैल्कोलिथिक काल कौन सा है? तो प्राग ऐतिहासिक काल का तीसरा भाग जो है नव पाषाण काल, इसको जो है कैल्कोलिथिक अर्थात पत्थर व तांबे के उपयोग वाली अवस्था का काल भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो काल के संबंधित जो है, इन काल के विभाजन से संबंधित जो है, ये 3-4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। और ये प्रश्न ऐसे जो आधारभूत प्रश्न हैं, ये प्रश्न जो है किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और काफ़ी जो है आपको वहाँ परीक्षा में जो है मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं तो। इसके बाद देखें, ये जो है कैलीग्राफी शब्द जो किसके लिए कहा जाता है? तो कैलीग्राफी जो है वो सुलेखन को कहा जाता है। कैलीग्राफी जो है वो किसको कहा जाता है? सुंदर लेख को कहा जाता है। और इसके लिए इतिहास में एक जो है सुल्तान प्रसिद्ध हुआ, कौन सा था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो जो है हस्तलेखन के लिए प्रसिद्ध था, यानी सुंदर हस्तलेखन के लिए प्रसिद्ध था। तो ऐसा आ जाता है क्योंकि प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा राजा किस विषय में, या उसकी प्रसिद्धि क्या थी, किस कला में वो माहिर था, ऐसा है ना, चित्रकारी वगैरह के बारे में पूछते हैं। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो हस्तलेखन में बहुत निपुण था, इसके सुंदर मतलब हस्तलेखन इसका था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में देखिए दूसरा देखें, पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है? पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है? तो पुरालेख विद्या क्या है? शिलालेख का अध्ययन करना। शिलालेख का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पुरालेख विद्या कहलाता है। इसके बाद में देखें तो प्रस्तर युग के लोगों के पास कौन सा घरेलू पशु थे? तो सबसे पहले जो है कुत्ते का जो है साक्ष्य मिलता है। कुत्ता जो है एक पालतू पशु के तौर पर सबसे पहले जो है वो इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और
मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल क्या है, तो पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल ये जो है पूरा पाषाण काल जो है सबसे प्राचीन जो है ये मानव सभ्यता का जो प्राचीन जो है वो माना जाता है। ये क्वेश्चन जो है चारों आप देख सकते हैं सीपीओ एग्जाम में, और ये स्टेनोग्राफ ग्रेड सी के और एमटीएस के एग्जाम में, ये स्टेनोग्राफर के एग्जाम में, यानी कि ये बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो ये शुरुआती वीडियो थी, पहली वीडियो है, ये इतिहास का थोड़ा सा हमने परिचय किया है, और उसके बाद में जो है आगे आने वाले जो पार्ट हमारे रहेंगे उसमें हम और डिटेल से इसमें करेंगे। और कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताएं, और आगे जो फटाफट में करेंगे, और जो भी आवश्यक जो चीज़ें होंगी उनका विश्लेषण भी साथ के साथ करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आपके सुझाव जो वो भी हमें ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।